हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिस्ट्री की क्लास में। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ 4-5 महत्वपूर्ण टॉपिक्स देखेंगे। आज का हमारा चैप्टर है राजा, किसान और नगर, यानी आरंभिक राज्य और उनकी इकोनॉमीज। कौन से टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं? हम 600 BC टू 600 AD के बीच की बात कर रहे हैं। हम देखेंगे कि इस टाइम में जो स्टार्टिंग के जो स्टेट्स थे, राज्य थे, वो किस प्रकार के थे, राजा ने कैसे शासन किया, उनके शासन करने के नियम क्या थे, अर्थव्यवस्थाएं कैसी चलती थी, बेसिकली जो लोग हैं वो कृषि करते थे, किसानों की स्थिति कैसी थी, कृषि का विस्तार कैसे हुआ और आरंभिक जो नगर हैं वो कैसे डेवलप हुए। तो इस पूरे वीडियो में हम इस चैप्टर के बेसिकली 4 बिंदु देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो वैदिक सभ्यता है उसके बारे में, जनरल इंट्रोडक्शन। देन आरंभिक नगर जो हैं उनका उदय किस प्रकार हुआ, महापाषाणिक जो संस्कृति है वो किसे कहते हैं, महाजनपद कैसे बने, उनके विशिष्ट अभिलक्षण क्या हैं, और मगध किस प्रकार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। तो आज हम इस वीडियो में ये 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो देखते हैं हम सबसे पहले देखते हैं वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये जानें कि वैदिक सभ्यता क्या है, कौन से टाइम पीरियड है इसका, इसके जानने के सोर्सेस क्या हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया 1900 ईसा पूर्व। उसके बाद भारत में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का जो टाइम पीरियड है वो कहा गया वैदिक काल, वैदिक सभ्यता। ठीक है, और हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं 600 ईसा पूर्व के बाद का समय। तो पहले और दूसरे चैप्टर को लिंक करने के लिए मैं आपको ये टॉपिक बता रही हूँ, ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए हम बात करें कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके बाद भारत में जो विकास हुआ वो था आर्य वैदिक सभ्यता का। इतिहासकारों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार जो आर्य थे वो भारतीय के नहीं थे, वो बाहर से आए थे। लेकिन मैक्स मूलर का कथन, इस संबंध में बड़े विवाद हैं। मैक्स मूलर का कथन है जो सर्वमान्य है कि ये आर्य जो है ये मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया। आधुनिक समय में विद्वान ये भी कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत ही था। ओके, तो वैदिक काल कब माना गया? वैदिक काल माना गया कि जब भारत में सिंधु घाटी का अंत हो गया और जब भारत में गंगा नदी के किनारे और उसकी सहायक नदियों के किनारे क्या हुआ, सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ, द्वितीय नगरीकरण। क्यों? पहला नगरीकरण कब हुआ था? हड़प्पा के समय। और दूसरे शहर कब बने? गंगा नदी के किनारे, जिनको हमने नाम दिया आरंभिक नगर, क्योंकि हड़प्पा की खोज से पहले हम यही मानते थे कि हमारा इतिहास यहीं से शुरू होता है। तो हम बात करें कि सिंधु घाटी का अंत और गंगा नदी के किनारे जो आरंभिक नगर बने, सेकंड नगरीकरण हुआ, उसके बीच का जो टाइम है उसे बेसिकली कहा है वैदिक काल। तो आपको समझ आया होगा कि वैदिक काल से हमारा क्या अभिप्राय है। चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड के बीच का जो टाइम पीरियड है बेसिकली उसकी बात हम कर रहे हैं। इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे आर्य संस्कृति, वैदिक सभ्यता और आर्य वैदिक सभ्यता। आर्य संस्कृति इसलिए कहा जाता है कि इस काल में हम आर्यों के बारे में स्टडी करते हैं, उनका इतिहास है। वैदिक सभ्यता मीन्स वेदों का एक तो निर्माण हुआ इस समय, और दूसरी बात क्या कहते हैं कि ये जो स्रोत हैं इस काल के, मुख्य स्रोत हैं वेद, जिनके आधार पर हम वैदिक काल को समझ पाते हैं। और तीसरा, इसको कंबाइनली आर्य वैदिक सभ्यता भी कह दिया जाता है। अब इस काल को जानने के स्रोत बताए वेद। वेदों में 4 प्रमुख हैं। एक है ऋग्वेद, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे प्राचीन है, और आज जो हम गायत्री मंत्र बोलते हैं उसका प्रथम बार उल्लेख उसी में मिला है। अन्य 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इस प्रकार इस काल में ये जो वैदिक काल है इसमें 4 वेदों की रचना हुई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आगे देखते हैं हम कि ये जो वैदिक काल है इसको 2 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः 2 भाग कौन से हैं? एक है पूर्व वैदिक काल यानी प्री वैदिक ईरा या ऋग्वैदिक ईरा, जो कि 1500 BC टू 1000 BC के बीच में है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो बेसिकली 1000 ईसा पूर्व से
600 ईसा पूर्व के बीच का है। और अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनका निवास स्थल कौन सा था। जैसे हमने हड़प्पा के लोकेशन समझे, भारत के उत्तर पश्चिम, पाकिस्तान, ये वाला क्षेत्र। तो अब जो हड़प्पा है, जो वैदिक सभ्यता है, उसका क्षेत्र कौन सा था? उसका क्षेत्र था सप्त सिंधु प्रदेश। हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं, ये हड़प्पा वाला ही क्षेत्र है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे। ये वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में हड़प्पा के पतन के लगभग 400-500 साल बाद आर्य यहाँ आते हैं। आर्यों की संस्कृति विकसित होती है, वैदिक संस्कृति विकसित होती है। हड़प्पा का पतन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1900 बीसी यानी 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच हड़प्पा का समय माना गया। और जो वैदिक काल है उसके बारे में भी अलग अलग विद्वानों के थोड़े अलग अलग मत है, लेकिन फिर भी लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के लगभग, यानी हड़प्पा के पतन के 400 से 500 साल बाद ये वहाँ अस्तित्व में आती है। इसकी इकोनॉमी जो थी वो कैसी थी? ये एक रूरल कल्चर थी, ग्रामीण संस्कृति। मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा कैसी संस्कृति थी, शहरी, अर्बन। लेकिन हड़प्पा के अवशेषों पर या हड़प्पा के बाद उसी क्षेत्र में विकसित हुई ये वैदिक जो सभ्यता थी, ये टोटली ग्रामीण संस्कृति थी। इसका आधार कृषि था और पशुपालन। अच्छा, बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे ये पूरे भारत में इनका विस्तार होता चला गया। पहले उत्तर भारत, उसके बाद अन्य क्षेत्रों में। तो धीरे धीरे ये पूर्व में यानी यूपी, बिहार की तरफ जाने लगे, गंगा के मैदानों में। चूंकि लोहे का इन्हें ज्ञान था, देखिए हड़प्पा के जो लोग थे उन्हें लोहे का नॉलेज बिल्कुल नहीं था, वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। लेकिन आर्यों के साथ भारत में लोहे का आगमन हुआ। लोहे एक मजबूत धातु होती है। लोहे से न केवल अस्त्र शस्त्र बल्कि कृषि के उपकरण, औजार भी तैयार किए गए और बड़े पैमाने पे वनों को साफ करके कृषि क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया। आज अगर आप दिल्ली से कलकत्ता तक की ट्रेन यात्रा करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरा क्षेत्र खेतों से लहलहा रहा है। वहाँ कृषि क्षेत्र है, समतल मैदान है। लेकिन अगर हम उस समय की बात करें तो पूरा क्षेत्र वर्णाच्छादित था। तो ये आर्यों और उसके बाद आगामी जो हैं उनके प्रयासों से, लोहे के प्रयोग से धीरे 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 वन्य क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया। और आज ये जो उत्तर भारत का मैदान है, ये भारत का सघन आबादी वाला क्षेत्र है। उस समय के प्रशासन को हम समझे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ये सब चीज़ें हम इसीलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमें आगे अपने चैप्टर 600 BC टू 600 AD के बीच का एडमिनिस्ट्रेशन समझना है। तो आप थोड़ा ध्यान से समझिए। हम बात करें प्रशासन की कि राज्यों की बजाय, यानी इस समय बड़े बड़े राज्य नहीं थे, कबायली जो होते हैं, कबीलाई व्यवस्था, जनजातीय, छोटे छोटे जनजातियों में बंटा था। सबसे छोटी इकाई इसकी कुल थी, जो हम कह दें गोत्र संबंधों या रक्त संबंधों पर आधारित थी, और उसका जो मुखिया था वो कुलप कहता था। कई कुल मिलकर बनते थे ग्राम, और ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्राम का मुखिया कहलाता था ग्रामणी। अच्छा, कई ग्राम आज के हमारे गांव जैसे आप समझ सकते हैं। कई गांव मिलकर एक विश बनता था, और जो विश था उसके मुखिया थे विशपति। कई विश मिलकर एक जन बनता था, और जन का जो मुखिया होता था वो राजन या राजा कहलाता था। और बाद के समय में आते आते जो कई जन है वो मिलकर एक राष्ट्र या एक साम्राज्य का निर्माण कर रहे हैं, और उन पर शासन चक्रवर्ती सम्राट कर रहे हैं, और वो शासक सम्राट कहला रहे हैं। तो इस प्रकार अभी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, और जो राजा है उसको इतने अधिकार भी प्राप्त नहीं है। ये कबीलाई व्यवस्था है, ये सैनिक शक्ति पर आधारित है। जिस कबीले के पास ज़्यादा शक्ति है वो ज़्यादा शक्तिशाली बनता, दूसरे पर अधिकार कर लेता था। राजा का पद वंशानुगत तो था, पर उसके पास ज़्यादा कोई शक्तियाँ नहीं थी, और प्रजा जो है वो उसे हटा सकती थी, और उसके पास कोई ज़्यादा बड़ा, हम कहते कोई बहुत विशाल क्षेत्र पे वो अधिकार करके शासन करता था, ऐसा भी कुछ नहीं था। वो केवल एक जन, जो हमने अभी पीछे देखा, विश जो है उनका समूह, उस पर शासन करता था। उसे कर वसूल करने का अधिकार नहीं था। केवल जो जनता नजराना देती है, नजराना मतलब एक तरह से गिफ्ट जो जनता अपनी मर्जी से देती है, उससे वो अपना काम चलाते थे। यानी यहाँ राजा का पद कोई शक्तिशाली पद नहीं था, इस बात को आप समझिए। वो जनता से नियमित कर वसूल नहीं करता था, उसका एक लंबा चौड़ा भूभाग नहीं था, उसकी कोई राजधानी नहीं थी, उसकी कोई बहुत बड़ी विशाल सेना नहीं थी। इस बात को आप समझ लीजिए।
तो अब कुछ राजा के प्रशासन में हेल्प करने के लिए कुछ समितियां भी होती थी। तो एक है समिति विदत। विदत है वो सबसे प्राचीन संस्था थी। कालांतर में बताया कि वो दो भागों में बढ़ गई, संस्था और समिति। सभा और समिति। सभा जो है वो बेसिकली जो श्रेष्ठ बुजुर्ग अनुभवी लोग थे उनकी सभा होती थी, और जो समिति थी वो आम जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि, आम जनप्रतिनिधि, उनकी सभा होती थी जो राजा का चुनाव करती थी। इस तरह की ये प्रशासनिक संस्थाएं थी जो राजा की राजकाज में हेल्प करती थी, यानी राजा निरंकुश राजा नहीं था। ओके, अब ये बताया कि राजा के सहयोग के लिए कुछ मंत्री भी होते थे, लगभग 12 मंत्री, जिन्हें रत्नीन कहा गया, जिसमें मेन है पुरोहित और सेनानी। अब हम यहाँ का समाज देखें। देखिए, चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 तीनों चैप्टर सेम टाइम पीरियड के हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच। इस टाइम पीरियड में 2nd चैप्टर में हम राजा, उसकी अर्थव्यवस्था देखेंगे, 3rd चैप्टर में हम समाज देखेंगे, और 4th में हम सांस्कृतिक विकास, धर्म आदि देखेंगे। तो वो सब तीनों चीजें समझने के लिए हमें उनसे पहले आर्यों की अर्थव्यवस्था, उनका समाज, उनके प्रशासन कैसा था, ये जानना बहुत जरूरी है। तो समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। यहाँ फिर से आप समझिए कि हड़प्पा के जो लोग थे वो मातृ सत्तात्मक उनका समाज था। वहाँ मूर्तियों में भी हमें मातृ देवी की पूजा करने के संकेत मिलते हैं, मातृ देवी की मूर्तियाँ मिलती हैं। संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये कर्म प्रधान थी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, हम 2nd 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। कर्म प्रधान मतलब जो व्यक्ति जो काम करना चाहता है, जो जिसमें योग्यता है, उस हिसाब से वो अपना काम चूज कर सकता है। उसे कोई बंधन नहीं है कि जिस वर्ण में उसे जन्म लिया उसी काम को वो करेगा। और इसी के साथ साथ इस वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है कि ये वर्ण व्यवस्थाएं समाज में धीरे धीरे अस्तित्व लाने लगी थी। पहले ये सरल थी, लेकिन बाद में ये आते आते बहुत ही जटिल हो चुकी थी। अब आइए हम अपने चैप्टर पे आते हैं, आरंभिक नगरों का उदय। आरंभिक नगरों का उदय, या इस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है? क्योंकि हड़प्पा के पतन के एक लंबे समय बाद यहाँ इंसानी संस्कृति के अवशेष मिलते हैं, नगरीकरण होता है, कृषि होती है, पशुपालन, राज्य, अर्थव्यवस्था, सबका डेवलपमेंट होता है। तो कौन कौन से परिवर्तन इस समय आते हैं जिनके कारण ये महत्वपूर्ण काल बनता है, उनको हम देखते हैं। कुछ परिवर्तन थोड़ा इस समय से थोड़ा पहले ही प्रारंभ हो गए थे, कुछ इस काल में आते आते दृष्टिगोचर हुए। तो आइए हम देखें। सबसे पहली चीज़ है आरंभिक नगरों का विकास। आप समझिए, आरंभिक नगर मतलब वही नगर जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे उत्तर भारत में विकसित हुए थे। तो बताइए कि हड़प्पा के पतन के 1500 वर्ष बाद उपमहाद्वीप नाम भारत के लिए प्रयोग किया गया है। उपमहाद्वीप में गंगा नदी के किनारे जो विकसित हुए उनके लिए आरंभिक नगरों का प्रयोग किया है। तो आरंभिक नगरों का विकास हुआ। दूसरा हम देखते हैं वेदों की रचना हुई। वेदों की जो रचना है वो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था, इसलिए मैंने शामिल कर दिया इसमें। सिंधु और उसकी जो उप नदियाँ हैं उनके किनारों पर, उनके क्षेत्र में ये वेदों की रचना हुई। 4 वेद हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। कृषक बस्तियों के भी अवशेष मिलते हैं कि लोगों को कृषि का नॉलेज था। लोग जो लोहे जैसे उपकरण हैं उनका प्रयोग करके खेती करने के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर भारत, दक्कन और कर्नाटक में कुछ इस तरह के एविडेंसेस अवेलेबल है। चरवाही जो बस्तियां हैं उनका भी हमें पता चलता है, मेनली दक्कन और दक्षिणी भारत में। साथ ही साथ महापाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। महा यानी बड़ा, पाषाण यानी पत्थर। बड़े बड़े पत्थरों को शवों को दफनाने में प्रयोग करने की जो परंपरा थी, वो जो कल्चर थी, जो शव के अंतिम संस्कार में प्रयोग किया जाता था, उस कल्चर को महापाषाणिक संस्कृति कहा। ये ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के लगभग, सहस्राब्दी मतलब 1000 वर्ष, इसके समय की बात है। बेसिकली मध्य और दक्षिणी भारत। इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन था, वो था लोहे का आगमन, लोहे का प्रयोग। तो आप देखिए, हम बात कर रहे हैं लोहे का आगमन। तो जो लोहे का आगमन है वो हमारी सभ्यता के विकास का एक बहुत बड़ा
आधार था, यानी इससे सभ्यता का विकास हुआ। दक्षिणी भारत में जो लोहे हैं उसके साक्ष्य मिले हैं, जो शवाधान है, डेड बॉडीज को दफनाया गया, उनके साथ अन्य सामग्री के साथ साथ बर्तनों के साथ साथ लोहे की वस्तु, लोहे के औजार, अस्त्र शस्त्र जैसे बाण, त्रिशूल, बर्छी की नोक, फावड़े, हंसिया। ये फावड़े हंसिया कृषि के लिए यूज करते हैं। इस तरह की चीजें मिली हैं। अब देखिए, जब लोहा आ गया, कृषि के उपकरण यूज हो रहे हैं, तो उसी के साथ साथ एक नई चीज और विकसित हो रही है, लोहे के अस्त्र शस्त्र। लोहे के अस्त्र शस्त्रों के साथ ही योद्धा वर्ग का उदय हो रहा है। लोहे के जो हथियार हैं उनका प्रयोग बढ़ रहा है, योद्धा वर्ग का महत्व बढ़ रहा है, सैनिक शक्ति में वृद्धि हो रही है और धीरे धीरे अपनी शक्ति वृद्धि के लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं। योद्धाओं को क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और इसी क्रम में हम देखेंगे जनपद, महाजनपदों और भारत का पहला बड़ा राज्य मगध का निर्माण होता है। तो अब देखिए, आरंभिक नगर बने, योद्धा वर्ग बना, लोहे का प्रयोग हुआ, कृषि क्षेत्र आए। अब आरंभिक नगरों के साथ योद्धा वर्ग का विस्तार हुआ तो संघर्ष बढ़ा, साथ ही साथ इसके क्या हुआ, आरंभिक राज्य और साम्राज्यों का उदय हुआ। जो कबीलाई व्यवस्था थी उसके स्थान पर धीरे धीरे राज्यों का उदय हुआ, बड़े बड़े राज्य बनने लगे। राज्य जो हैं उन्हें जनपद, और जो ज़्यादा शक्तिशाली थे उन्हें महाजनपद कहा गया। इनका उदय होता है और भारत का पहला बड़ा राज्य मगध था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ 1 मार्क्स का। अब देखिए, कृषि उपज में वृद्धि, यानी अब कृषि उपज को संगठित करने के तरीकों में परिवर्तन आया। पहले राजा कर नहीं वसूल करते थे, लेकिन अब राजाओं के आय का सबसे प्रमुख स्रोत कृषि बन गया। आगे हम देखने वाले हैं। तो कृषि जो है, यानी लोहे के बड़े बड़े उपकरण हैं, उनका प्रयोग करके मजबूत औजार वगैरह बनाए गए, उपकरण बनाए गए और इससे कृषि जो कार्य है प्रारंभ किया गया और धीरे धीरे कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, विकास हुआ और बड़े पैमाने पे उत्पादन में वृद्धि हुई। और ये उत्पादन की जो वृद्धि है, ये जो समृद्धि है, ये आगे के राज्यों के आधार बनता है, उसकी समृद्धि का आधार बनता है। अब जब ये सब होता है तो धीरे धीरे सिक्कों का विकास भी होता है। सिक्कों का विकास, क्योंकि हमने बात की कि ये राज्य बने, आरंभिक नगर बने, राज्य बने, राज्यों की अपनी कैपिटल्स भी होती थी, राज्य में अन्य भी महत्वपूर्ण शहर होते थे, उन सब में व्यापार का आदान प्रदान हुआ, व्यापार बढ़ा और धीरे धीरे सिक्कों का भी विस्तार हुआ। हमें हड़प्पा के समय कोई सिक्कों का अवशेष प्राप्त नहीं होता, लेकिन ये आरंभिक नगरों के समय हमें जो सिक्के हैं उनके अवशेष प्राप्त होते हैं। इन्हें आहत सिक्के कहा गया, पंचमार्क सिक्के कहा गया, जिनको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो सांस्कृतिक विकास, अब देखिए इतने सारे डेवलपमेंट, आर्थिक हुआ, राजनीतिक देखा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखा है, प्रशासन में चेंजेस आए, कहाँ कबीलाई से राज्य बन गए, साम्राज्य बन गए। अब हम सांस्कृतिक विकास भी देखें कि इस समय आते आते दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ, बेसिकली जैन और बौद्ध धर्म, जिनके बारे में हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे अपने वीडियो में। तो जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, यानी दार्शनिक विचारधारा का विकास। तो इस तरह से इस काल में बहुत सारे क्षेत्रों में विकास हुआ। तो इस काल को माना गया है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो ये काल है, ये काल माना गया कैसा काल, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल माना गया। अब देखिए, जन किसे कहा गया? जन हमने देखा है कई विश्व को मिलाकर एक इकाई बनाई गई, उसे जन कहा गया, जिसपे शासन करने वाला राजा या राजन कहलाता था और ये वैदिक काल की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। उसके बाद हम देखते हैं जनपद। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। जनपद शब्द जो है वो प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं में मिलता है। इसका मतलब है ऐसा भूखंड जहाँ या तो जन जिसको हम ऊपर देख चुके हैं, या लोग, या किसी कुल, कोई विशेष कुल है या कोई जनजाति, ये अपना पांव रखता है। पांव मतलब यहाँ आकर बस जाता है, ऐसा जो है उसे कहा गया जनपद। क्या कहा गया? जनपद। अब इन्हीं जनपदों में जो ज़्यादा शक्तिशाली बन गया, जिसने अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया, वो कहलाया महाजनपद। यानी जनपदों में जो ज़्यादा शक्तिशाली बन गए, विशाल साम्राज्य पे अधिकार किया, वो महाजनपद माने गए। तो इस प्रकार हमने देखा कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल है वो महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है। आइए हम महापाषाणी संस्कृति की भी जनरल बातें देखते हैं। महापाषाण जो शब्द है, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, इसका यूज़ कब्रों में किया जाता था। बेसिकली ये आज से 3000 जो साल है उसके समय में इसका प्रचलन था। कहाँ? दक्कन में
जो हमारा दक्कन का पठार वाला क्षेत्र है, दक्कन, दक्षिणी भारत और नॉर्थ ईस्ट जो भारत है उसमें, और कश्मीर में, इन सब क्षेत्रों में इसके साक्ष्य मिलते हैं। बेसिकली जो डेड बॉडी थी मृतक, उसको दफनाया जाता था तो जो कब्र थी उसके चारों ओर स्पेशल डिजाइन में पत्थर सजा दिए जाते थे। इसी कारण से इसका नाम महापाषाणिक संस्कृति पड़ा और इसे ताबूत शवाधान या शिष्ट भी कहते हैं। इसी के साथ साथ काले लाल मिट्टी के जो बर्तन है, ब्लैक रेड वेयर, ये भी दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं कब्रों के साथ। और क्या दफनाए गए कब्रों के साथ? लोहे के उपकरण, औजार, घोड़ों के कंकाल, पत्थर और सोने के बहुत सारे गहने। ठीक है, एक स्थान पर एक से अधिक कंकाल मिले हैं और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद ये एक ही परिवार के लोग थे जिनको अलग अलग समय में एक ही स्थान पर दफनाया गया। अब हम देखते हैं कि इन सब के आधार पर इतिहासकार कहते हैं कि सोशल डिफरेंसेस थे। जैसे हमने हड़प्पा में देखा कि सोशल डिफरेंसेस थे, वैसे यहाँ भी सामाजिक असमानता के साक्ष्य मिलते हैं। कैसे? कर्नाटक की एक जगह ब्रह्मगिरी, वहीं कब्र में 33 सोने के मनके मिले, मीन्स वो किसी समाज के विशिष्ट व्यक्ति की कब्र थी। दूसरा हम देखें इनाम गांव, जो कि महाराष्ट्र में है। इनाम गांव में एक घर है, वहाँ एक शव मिला है। उसका लोकेशन है उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब उत्तर की ओर उसका सिर किया है। खाने के बर्तन हैं और आदमी को जो दफनाया वो बहुत ही बड़ा सा घर है। उसके आंगन, जो उसमें बहुत सारे कमरे हैं, जैसे 5 कमरे। आंगन जो है, आंगन और अनाज गोदाम और काफ़ी बड़ा सा घर है। तो उसको देखकर लगता है कि ये बस्ती का सबसे बड़ा घर था और शायद ये व्यक्ति बस्ती का मुखिया था। तो इस प्रकार सोशल डिफरेंसेस थे उस काल में भी, इस बात का साक्ष्य इतिहासकार लगाते हैं। आइए अब हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने जा रहे हैं, महाजनपद व उनके विशिष्ट अभिलक्षण। इस पूरे टॉपिक में और इससे अगले वाले टॉपिक में 1 मार्क्स के काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप पूरा इसको गौर से देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो महाजनपद है, हमने देखा कि जनपदों में जो सबसे शक्तिशाली बन गए उन्हें महाजनपद कहा गया। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महाजनपद युग कहा गया, पहली बात। दूसरी बात, ये महाजनपदों के बारे में हमें किससे पता चलता है? इसको जानने के स्रोत हैं जो अर्ली बुद्धिस्ट और जैनिस्ट जो लिटरेचर हैं, बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं, जैसे अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले उल्लेख मिलता है अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ बनता है। 16 ये जो महाजनपद हैं, 16 महाजनपद थे, इस तरह का उल्लेख सबसे पहले अगुंतर जो निकाय है बौद्ध साहित्य का, उससे मिलता है। लेकिन एक बात समझिए, डिफरेंट बुक्स में जो इन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है उसमें बड़ी विविधता है, वो एक जैसे नहीं है, अलग अलग दिया हुआ, कुछ नाम सेम है, कुछ अलग है। तो जनरली जो मुख्य महाजनपद हैं, जनरली जिनका सब में उल्लेख है, वो देखिए मगध, कौशल, पांचाल, गांधार, अवंती, कुरु, वज्जी। ठीक है, अब आपको ये मैप दिखाई दे रहा है। इस मैप में 16 के 16 महाजनपद दिखाए हैं। जो हम सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे अगले पॉइंट में वो है मगध। उसके अलावा देखिए आप, ये अंग आपको दिखाई दे रहा है, अंग के साथ मल्ल, मल्ल के साथ वज्जी, कौशल, पांचाल, कुरु, काशी, वत्स, चेदी, अश्मक, अवंती, मत्स्य, सूरसेन, गांधार और कंबोज। इस तरह से ये पूरे 16 महाजनपद थे जिनमें मैंने आपको कुछ प्रमुख बताए हैं, मगध, कौशल, पांचाल, गांधार, अवंती, वज्जी और कुरु। आगे देखिए, इन महाजनपद की विशेषता क्या थी? इन्हें क्यों महाजनपदों को अलग से क्यों इनको क्लासिफाई किया गया? क्यों हमने इसे वैदिक काल में ही नहीं पढ़ा? वैदिक काल में आपने ध्यान दिया, जो राजा मतलब जो राजा या राजन थे वो जन के मुखिया होते थे। उनके पास कोई लंबा चौड़ा विशाल क्षेत्र नहीं होता था, ना उनके पास सेना, ना वो सिस्टमेटिक कर वसूल करते थे, ना उनके पास ज़्यादा शक्तियाँ होती थी, ना ही वहाँ का राजा कोई निरंकुश था, ज़्यादा शक्तिशाली। देखिए वो सारे परिवर्तन हमें इस काल में देखने को मिलते हैं। जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो 2 प्रकार की थी, ये भी आप गौर से देखिए, 2 मार्क्स, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। 2 प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी, राजतंत्र यानी मोनार्की और गणतंत्र यानी रिपब्लिक। तो राजतंत्र आप अच्छे से समझते हैं, राजा का शासन हो जहाँ, और ये वंशानुक्रम होता है, बाप के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, यानी पैतृक है। राजा के पास सबसे ज़्यादा शक्तियाँ होती थी, राजा ही सभी शक्तियों का स्रोत होता था। उसके राजकाज के कार्य में मदद के लिए कुछ मंत्री होते थे, जैसे पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी वगैरह। और मगध, अवंती, कौशल, वत्स, ये कुछ एग्जाम्पल है जहाँ राजतंत्र का
राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। वैसे मैं आपको बता दूं अधिकांश में राजतंत्रात्मक व्यवस्था ही थी, लेकिन कुछ में गणतंत्र शासन व्यवस्था थी। तो गणतंत्र को समझिए। गणतंत्र का मतलब है कुछ लोगों का समूह जो शासन करता है। गण या समूह में कई पुरुषों का शासन होता है, मतलब एक ग्रुप होता है और वो पूरा ग्रुप शासन करता है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता है। ये बात आप ध्यान रखिए। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वज्जी, कुरु, सूरसेन और मल्ल। इनमें गण का शासन था। जो हमने पढ़ा था पीछे, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, जैन और बौद्ध धर्म। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध जो हैं जैन और बौद्ध धर्म से जो संस्थापक या उससे संबंधित जो हैं, उनका जो संबंध है वो गण राज्यों से ही था। ठीक है, ये राज्यों के संघ भी कहलाते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल बताया है वज्जी, जो 8 राज्यों से मिलकर बना था। इसे अष्टकुलिक भी कहा गया है। और जो महावीर स्वामी है वो ज्ञात्रक वंश से और महात्मा बुद्ध जो है वो शाक्य गणराज्य से संबंध रखते थे। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा शासन व्यवस्था, यानी प्रशासन कैसा था। 2 प्रकार का शासन था, राजतंत्र और गणतंत्र। दूसरा हम देखते हैं इस काल में आते आते राजाओं ने क्या किया, अपनी शक्ति प्रदर्शन वगैरह के लिए बड़े बड़ी राजधानियां बना ली। हर राजा की अपनी राजधानी होती थी, सुदृढ़ और किलेबंद राजधानी, मोटी दीवारों के साथ। ऐसा क्यों किया? इसका पहला उद्देश्य था सुरक्षा, अपने आप को सेफ रखना, प्रजा पे बेहतर कंट्रोल करना, साथ ही साथ अपनी शक्ति और अपने संसाधन भव्यता का प्रदर्शन करना कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। ओके, इसी के साथ तीसरा पॉइंट है विशाल सेनाएं। ये जो महाजनपद थे उनकी सेनाएं बहुत विशाल होती थी। नियमित यहाँ सैनिकों की नियुक्ति की जाती थी, जो साल भर काम करते थे उनको वेतन भी नियमित दिया जाता था। इसका उद्देश्य था सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखना। यानी ये सारे परिवर्तन वैदिक काल में नहीं थे, ये अब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो आरंभिक नगर, आरंभिक राज्य हैं, उनके साथ ये सारी विशेषताएं परिलक्षित हो रही हैं। आप मानचित्र में देख पा रहे हैं 16 महाजनपद। इनको आप अपने मैप में बनाइए और अपनी नोटबुक में अटैच कीजिए। आगे देखिए, धर्म शास्त्रों की रचना। इस समय आते आते जो ब्राह्मण जिनका कार्य अध्ययन अध्यापन बताया गया है, संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना की। और जो इन ग्रंथों की रचना की, इसमें बेसिकली क्या उल्लेखित था, शासक यानी राजा और जो सोशल ग्रुप्स हैं उनको समाज में रहते हुए किन नियमों का पालन करना है। समाज को सुव्यवस्थित चलाने के लिए कुछ नियम बनाए गए, उनका उल्लेख। और ये उम्मीद की जाती थी कि जो नए शासक बने हैं महाजनपदों के, ये अपने राज्य में इन नियमों का पालन भी करवाएं ताकि राज्य सुव्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके। अच्छा, अब देखिए आर्थिक स्रोत। हमने देखा वैदिक काल में राजा नियमित कर नहीं वसूल करता था, जनता ने जो नजराना दे दिया उससे अपना काम चलाता था। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कृषि उपज को संगठित करने के नए तरीके हमें देखने को मिलते हैं। किसी भी शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, या हम कहते हैं उसकी दीवार को किलेबंद करने के लिए, कि अभी हमने राजधानी की बात की कि लंबी लंबी दीवार, मजबूत दीवार, सुरक्षा के लिए, पूरे राज्य के रख रखाव के लिए, सेना की नियुक्ति के लिए, अपने मंत्रियों की नियुक्ति, इन सब खर्चों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? सब खर्चों के लिए धन चाहिए। धन किसी भी राजतंत्रीय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी नहीं, यानी बेस होता है, ठीक है, आधार। तो इन सब पैसों के लिए राजा क्या करता था? राजा प्रजा पर कर लगाता था, करों की वसूली करता था। अब मैंने आपको बताया लोहे का आगमन, वनों को साफ करके कृषि क्षेत्र का विस्तार। तो आप समझ लीजिए कि इस काल में राजा की आय का सबसे प्रमुख स्रोत कृषि से होने वाला कर था, कृषि से होने वाली आय थी। ओके, तो बताया है। पहला आप इम्पोर्टेंट देखिए, 1 मार्क्स में आ सकता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इकोनॉमिक फैक्टर से। इसमें बताया है कि भाग क्या है? जो किसान अपना अनाज उत्पादन करते हैं उसका 1/6 भाग जो है वो उन्हें राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, उसका नाम था भाग, वो भाग कहलाता था। ठीक है, उसके अलावा यानी इससे राजा को सबसे ज्यादा इनकम होती थी, आय का मेन सोर्स था। दूसरा बताया है व्यापारी और शिल्पकार। राजा इनसे भी भेंट और कर वगैरह ले लेते थे, वस्तुओं के रूप में भी ले लेते थे। साथ ही साथ अन्य जो हैं हमारे वनवासी, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, चरवाहे जो हैं, इन सब से भी संभवतः वस्तु के रूप में नजराना या कर ले लिया जाता था। नजराना एक तरह से कर वो होता है, गिफ्ट होता है जो व्यक्ति अपनी मर्जी से राजा को देते थे। और एक अन्य तरीका है धन प्राप्ति का, जिसको राजा जो है राजतंत्र व्यवस्था में वैध माना गया, लीगल, वो था अपने पड़ोसी राज्य पे आक्रमण करना और वहां से धन लूट लेना।
ये भी एक लीगल तरीका माना गया। इस तरीके से भी राजा जो है वो धन प्राप्त कर लेते थे। अब कुछ राज्यों ने क्या किया, धीरे धीरे अपनी स्थायी सेना बना ली, लेकिन सब इसी कैटेगरी में नहीं थे। कुछ की सेना स्थायी थी, नौकरशाही का संगठन भी कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ जो हैं वो सहायक सेनाओं पर निर्भर करते थे। जब उन्हें ज़रूरत होती थी तब वो सैनिकों की भर्ती करते थे। नियमित सैनिक उनके पास नहीं थे, जब आवश्यकता होती तभी भर्ती करते। इस तरह से बेसिकली जब भर्ती करते तो कृषक वर्ग जो है उससे सैनिक लिए जाते थे। यहाँ आपको एक मानचित्र नजर आ रहा है। ये मानचित्र 16 महाजनपदों का ही है, बट आप गौर से देखिए इनमें इनकी कैपिटल्स भी दी है। इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र, इसी प्रकार वज्जी की कैपिटल वैशाली, सभी गांधार की कैपिटल तक्षशिला। इसी तरह से सभी की कैपिटल्स दी हैं। बड़े अक्षरों में जो हैं वो जो महाजनपद हैं उनका नाम है, और उसके जो नीचे दिया है वो उनकी कैपिटल्स है। तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं अपने मैप में। आगे देखिए, अब हमारा एक बहुत बहुत टॉपिक, इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो शुरू होने जा रहा है। वो है मगध जो है। जितने भी ये हमने 16 महाजनपद देखे, इन 16 महाजनपदों में भी अपनी शक्ति वृद्धि के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए निरंतर संघर्ष चलता रहता था। तो जो संघर्ष चलता रहता था उसमें संघर्ष में विजयी कौन हुआ? मगध। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। तो अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि मगध सबसे शक्तिशाली जनपद कैसे बना? ये देखिए, आप मानचित्र में देख पा रहे हैं, ये पूरे मगध की बाउंड्री है, ठीक है, ये यहाँ अलग से भी दिखाया गया है। तो ये मगध का क्षेत्र है। बाद में कालांतर में इसका विस्तार हो जाता है। इसके राजाओं द्वारा इसका विस्तार अपनी शूरवीरता से कर लिया जाता है। तो देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है उसमें 4 महत्वपूर्ण जो राज्य हैं, मगध, कौशल, अवंती और वत्स, इनमें अपना प्रभुत्व, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते इसमें विजयी कौन होता है? मगध, और वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन जाता है, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर लेता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, इसके पीछे पहला रीज़न है कि जो मगध है उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही विशिष्ट थी। देखिए, उसके उत्तर में गंगा नदी थी, उसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पूर्व में चंपा और पश्चिम में सोन नदी। इस तरफ से चारों तरफ से मगध को सुरक्षित कर रखा था। तो किसी भी साम्राज्य के लिए उसकी सुरक्षा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो उसकी भौगोलिक स्थिति अन्य सबसे विशिष्ट थी। दूसरा हम बात करते हैं इसकी कैपिटल्स की। कैपिटल्स भी, राजा कोई भी कैपिटल बनाते हैं वो बहुत सोच समझ के अपनी सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखकर राजधानी का निर्माण करते हैं। तो इसकी राजधानियाँ बहुत ही सुदृढ़ थी। इसके 2 राजधानियाँ थी जो सामरिक दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्थानों पर बनाई गई थी। प्रारंभिक राजधानी इसकी राजगाह, या वर्तमान का जो राजगीर है, वर्तमान बिहार राज्य का जो राजगीर है उसे उस समय राजगाह कहा जाता था, या गिरिव्रज। ये इनकी स्टार्टिंग की राजधानी थी। इसका अर्थ है राजाओं का घर। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, उसका क्या अर्थ है? 5 पहाड़ियों से घिरी थी, यानी ये एक अभेद्य किला था, एकदम अभेद्य, जिसे कोई भेद ही नहीं सकता था सुरक्षा की दृष्टि से। आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसकी पिक्चर दी हुई है, आप उसे देखिए, समझिए। और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र जो है वो वर्तमान बिहार का जो पटना शहर है वो उस समय का पाटलिपुत्र था। तो 4वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, और पाटलिपुत्र जो है वो भी बहुत अच्छी लोकेशन पर स्थित था। वो गंगा, गंडक और सोन नदी का जो संगम वाला क्षेत्र है वहाँ स्थित था, और केंद्रीय भाग पर स्थित होने के कारण क्या था, इसकी सभी दिशाओं से संचार संपर्क बहुत ही अद्यतन थे, बहुत ही अपडेट थे, और इस तरह से इसकी अवस्थिति, इसकी लोकेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो आप समझिए, राज्य की राजधानी का ऐसी जगह लोकेट होना जहां पूरे साम्राज्य की सूचनाएं तीव्र गति से पहुंचे, तो राजा को प्रशासन में कुशलता लाने, विद्रोह को दबाने, सूचनाएं प्राप्त करने में आसानी होती है, और इससे शासन व्यवस्था कुशल बनती है। तो इस प्रकार इसकी राजधानी जो थी वो बहुत ही सुदृढ़ थी, बहुत ही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। आइए हम देखते हैं महत्वाकांक्षी शासक। यहाँ आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये हैं बिंबिसार, ये अजातशत्रु और ये महापद्म नंद। यानी किसी भी राज्य के विस्तार में उसके लीडर की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके शासकों की भी। तो मगध के जो शासक थे वो महत्वाकांक्षी रहे, हमेशा अपने साम्राज्य को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहे, पराक्रमी रहे। तो जो बौद्ध और जैन लेखक है उनके अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद जैसे महत्वाकांक्षी जो शासक हैं उनका भी बहुत योगदान है, उनकी नीतियों का बड़ा योगदान है।
कैसे उनकी नीतियाँ साम्राज्य विस्तार की रही, पब्लिक वेलफेयर की रही, और किस तरह की कूटनीतिक चालों का उन्होंने प्रयोग किया, और देखते देखते मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आइए एक सबसे इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन जो है, और जो इसका बिंदु बनता है, वो है लोहे के भंडार। अगर आपको अपने साम्राज्य का विस्तार करना है तो आपकी सेना स्ट्रांग होनी चाहिए। सेना के लिए अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, और अस्त्र शस्त्र जनरली बनते हैं सॉलिड धातु जैसे लोहे। तो मगध जो है, मगध में जो मगध का जो आज वर्तमान में आप देखते हैं झारखंड का छोटे नागपुर का पठार का जो क्षेत्र है, वो वर्तमान झारखंड में पड़ता है। खनिज संपदा में वो बिल्कुल संपन्न है। उस समय वो इसमें मगध में शामिल था, यानी उस समय मगध क्षेत्र में वो आता था, और यहाँ बड़े पैमाने, राजगीर के समीप था ये, बड़े पैमाने पे यहाँ लोहे के भंडार थे। तो लोहे के जो हैं, एक बात समझिए आप कि लोहे के पर्याप्त मात्रा में लोहा उपलब्ध होना, और वो भी अच्छी क्वालिटी का, तो और इसके विपरीत जो दूसरे राज्य हैं उनको पर्याप्त लोहा उपलब्ध ना होना, और होना तो भी ज़्यादा उत्तम क्वालिटी का हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये मगध का एक प्लस पॉइंट था कि वहाँ लोहे के पर्याप्त भंडार थे, तो बड़े पैमाने और बहुत बढ़िया तरीके से अस्त्र शस्त्रों का निर्माण होना संभव हो सका। ओके, अगला पॉइंट है आर्थिक संपन्नता। यानी अगर आपको ये सारी विजय अभियान करने हैं, कुछ भी करना है, आपको साम्राज्य का विस्तार करना है, आपको किले बंद करना है, आपको सेना की नियुक्ति करनी, कुछ भी करना, आपको धन की जरूरत होती है। तो मगध जो है वो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न था। क्यों? आप समझिए, वर्तमान में भारत का सबसे सघन डेंस पॉपुलेटेड एरिया कौन सा है? उत्तर भारत का मैदान, गंगा नदी वाला क्षेत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ गंगा, उसकी सहायक नदियाँ एक उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं, पर्याप्त वर्षा है, अच्छी जलवायु है, और आज भी भारत में अधिकांश लोग जो है कृषि पर निर्भर है, यानी कृषि प्रधान देश भारत को कहा जाता है। तो आप समझिए कृषि आर्थिक संपन्नता का सबसे बड़ा रीज़न था कि गंगा, यानी यहाँ कृषि से होने वाली जो उपज थी वो बहुत अच्छी प्राप्त होती थी। क्यों? क्योंकि गंगा के मैदान में अवस्थित था, यहाँ जलोढ़ मृदा से बने मैदान थे, पर्याप्त यहाँ समतल मैदान उपलब्ध थे खेती करने के लिए, कोई उबड़ खाबड़ पथरीला रेगिस्तानी क्षेत्र नहीं था, पर्याप्त मात्रा में जल था, लोहे के जो भंडार हैं वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल थे, यानी वहाँ औजार बनाकर वो निरंतर कृषि क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे, अच्छी उपज प्राप्त कर रहे थे। अच्छी जो उपज है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ जा रही थी, अधिशेष शहरों की तरफ, शहरों की भी प्रगति हो रही थी, शहरों में व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिल रहा था, उससे सिक्कों का विकास हो रहा था, सिक्कों का भी प्रचलन बढ़ रहा था। तो इस प्रकार मगध जो राज्य है उसके राजा को कृषि से होने वाली जो आय है वो बहुत ही ज़्यादा होती थी। उसकी आय का सबसे बड़ा स्रोत यही था, और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि ये जो गंगा का क्षेत्र है ये इस क्षेत्र में स्थित था। उसके बाद हम देखते हैं कि मगध जो है उसकी सेना बहुत ही सुदृढ़ थी। उस सेना न केवल विशाल और सुदृढ़ थी, बल्कि उसकी सेना में सभी तरह के, जैसे पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथियों का दल, रथ सेना, ये सब उसमें शामिल थी। मगध का जो एक हिस्सा है वो वनों से ढका हुआ था, इस बात को ध्यान से समझिए, और वनों में पर्याप्त मात्रा में हाथी मिलते थे, और ये जो हाथी हैं इन हाथियों को ट्रेंड करके, प्रशिक्षित करके सेना में शामिल कर लिया जाता था। हाथी को सेना में शामिल करने के दो मेन लाभ थे, ये आप समझ लीजिए। पहला तो था कि जो घोड़े हैं वो दुर्गों को तोड़ने में सक्षम नहीं है, दुर्गों को केवल हाथी ही तोड़ सकते हैं, और दूसरा, जो भी क्षेत्र दलदली है उस दलदली क्षेत्र में केवल हाथियों का ही यूज आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार हाथियों को शामिल करना मगध की सेना का एक विलक्षण प्रतिभा थी, एक विलक्षण गुण था, एक इसका जो अन्य जनपद हैं, महाजनपद हैं, उनकी सेना से मगध को विशिष्ट बनाता था। तो उसके अलावा एक और इतिहासकार एक और बिंदु मानते हैं कि किसी भी राज्य में उसका वातावरण प्रगतिशील स्वतंत्र वातावरण है, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मगध का जो वातावरण है जो वो कैसा था? प्रगतिशील था, स्वतंत्र था। वहाँ बाद के आप 4 चैप्टर में आके देखेंगे कि किस प्रकार यहाँ इसी ही क्षेत्र में नए नए दर्शनों का विकास होता है, जैन और बौद्ध धर्म के रूप में। ये तभी पॉसिबल हो सका जब यहाँ एक प्रगतिशील और स्वतंत्र माहौल था, वातावरण था। तो इस प्रकार मगध जो था, मगध वो भारत का प्रथम साम्राज्य बन गया, प्रथम बड़ा राज्य, प्रथम राज्य। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा अच्छे से। ये हमारे 2nd चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। इसी तरह से हम आगे 4 वीडियो और बनाएंगे, संभवतः 5 भी हो सकते हैं, और इसे पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे CBSE बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। आप पूरा वीडियो अच्छे से देखा कीजिए।
Thank you for watching. See you